नमस्कार। कोरोना पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने घर पर रहना है और साथ साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, यह आपके लिए जरूरी है। और कोरोना से जुड़ी हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त कोरोना को लेकर भारत में आंकड़ा क्या है। आंकड़ों के हिसाब से कोरोना जो है आज भारत में उसकी क्या स्थिति है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कुल मिलाकर 66,330 है। 66,330 जो एक्टिव हैं। भारत में कोरोना से संक्रमित कुल मामले जो है वो 1,18,447 तक पहुंच गए हैं। देश में कोरोना से संक्रमित 48,533 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 3,583 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये इस वक्त का कोरोना का आंकड़ा है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं देश की सुर्खियां क्या है कोरोना से जुड़ी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। कहा, कोविड-19 के खिलाफ भारत सक्रियता के साथ कर रहा है मुकाबला। भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का मिलकर सामना करने का दिया आश्वासन। लॉकडाउन समय पर लगाने के कारण कोविड-19 के मामलों और मौत के आंकड़ों में आई कमी। अधिकारिता प्राप्त समूह ने एक अध्ययन के बाद जारी किया डेटा। लॉकडाउन के कारण 2 लाख लोगों के जीवन को बचाया गया। 70 लाख मामले टले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती की। रिवर्स रेपो रेट में 3.35% की कमी। कर भुगतान पर मोरेटोरियम अवधि को 3 महीने बढ़ाकर अगस्त तक किया गया। रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए आरक्षण केंद्रों को खोला। यात्री कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंटों के जरिए भी करा रहे हैं टिकट की बुकिंग। देश भर में प्रवासी मजदूरों का श्रमिक ट्रेनों से एक जगह से दूसरी जगह जाना जारी। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी। सक्रिय मामलों की संख्या 66,330 पहुंची। 48,533 लोग उपचार के बाद ठीक हुए। 3,853 लोगों की मौत। विश्व में कोरोना के मामले 51 लाख के पार पहुंचे। 3.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 94,000 लोगों की जान गई। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी जो प्रमुख सुर्खियां हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर बोला हमला। कहा, घातक कोरोना चीन से आया और हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। इटली में कोरोना से राहत। लगातार गिर रहा है महामारी का ग्राफ। मरने वालों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना संकट के बीच पहली बार चीन ने इस साल के लिए जीडीपी का लक्ष्य तय नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट का दिया हवाला। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,188 लोगों की हुई मृत्यु। ईरान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,29,000 तक पहुंची। अब तक 10,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए हो रहा है ग्रीस तैयार। 15 जून से एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की अनुमति। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां।
और कोरोना से भारत की लड़ाई जो है इस वक्त उसकी क्या स्थिति है, आइए नजर डालते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए कि दरअसल कोरोना से लड़ाई में भारत की जो लड़ाई है वो अभी कहां है। पिछले 24 घंटों में, हालांकि ये खबर थोड़ी सी जरूर चिंता देने वाली है, पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6088 मामले सामने आए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आने का ये अब तक का आंकड़ा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो इस वक्त जो है 40.32% पर पहुंच गई है। तो संक्रमण से ठीक होने की दर में भारत बहुत आगे है। सभी सक्रिय मामलों में से सिर्फ 2.94% यानी 3% से भी कम लोग हैं जिन्हें आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। यह भी आंकड़ा भारत के हिसाब से बहुत सुकून देने वाला, संतोष देने वाला है। भारत में कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर जो है वो 3.6% है, जबकि वैश्विक मृत्यु दर जो है वो 6.65% है। तो उसकी तुलना में, वैश्विक मृत्यु दर की तुलना में भारत की जो दर है वो बहुत बेहतर है। भारत में कोरोना के कारण अब तक जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से 64% पुरुष और 36% महिलाएं हैं। 64% पुरुष, 36% महिलाएं हैं। मरने वालों में 73% लोग पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त थे, उसके कारण जो है उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हुआ। मरने वालों में सबसे ज्यादा 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। इनका प्रतिशत जो है 50.5% है, यानी आधे से ज्यादा लोग वो हैं जिनकी 60 साल से ज्यादा आयु है। मरने वालों में 45 से 60 वर्ष की उम्र समूह के 35.1% लोग शामिल हैं। 45 से 60 वर्ष की जो आयु है उसमें इनका आंकड़ा है। तो इस तरह से अगर देखें तो कोरोना से जो हमारे पास तमाम आंकड़े हैं वह साफ दिखाते हैं कि कुछ जरूर चिंताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने आज 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाल लिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्री को यह जिम्मेदारी मिलना काफी अहम है। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष का पद 1 वर्ष के लिए रोटेशन द्वारा सृजित किया जाता है। इस बीच वंदे भारत अभियान के तहत आज दुबई से 3 उड़ानें भारत आएंगी। इन उड़ानों में से एक कोच्चि के लिए है, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लिए आएगी। जम्मू कश्मीर के लिए खाड़ी देशों से यह पहली उड़ान है। दुबई से श्रीनगर आने वाली उड़ान से 150 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। इनमें अधिकांश वरिष्ठ नागरिक, तत्काल उपचार की जरूरत वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी रोजगार, जिनकी नौकरी किसी न किसी वजह से चली गई। कुआलालंपुर से स्वदेश आ रहे एक यात्री ने भारत सरकार और भारतीय उच्चायोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती है और इस कठिन समय में अब उन्हें अपने परिजनों का साथ मिल पाएगा। I'm going back to India because of my wife is pregnant, and Indian government and High Commission is really doing well. They're helping us. We have just registered the website, and we got all the arrangement from the Indian government and High Commission with the collaboration of Malaysian government. And I really thankful to High Commission, and hope everything should be good there once we land in Delhi. Everything should be processed. इस गर्भवती महिला यात्री ने केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इस समय फैमिली का, परिवार का सपोर्ट चाहिए था, जो अब केंद्र सरकार की वजह से वो संभव होने जा रहा है। It's really appreciable. Like we don't have any family here, so and at this time of pregnancy, I really need a family support. So we just mentioned the financial and the family issues. So the government consider it. So it's really very nice. और वंदे भारत मिशन के तहत आज टोरंटो से भी एक विशेष विमान भारतीय यात्रियों को लेकर दिल्ली अमृतसर पहुंचेगा। और यात्रियों ने अपने स्वदेश वापसी पर खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। आया सी विजिटर एज घूमन, पर कोरोना वायरस करके जो फ्लाइटा बंद हुई करके मैं फस गया। सो इंडियन पता लगा मैंने इंडियन कौंसल वालों पंजाब भारत सरकार वालों उपराला किया गया कि जोड़े लोग फसे आ उन्होंने ले जाना आ। उन्होंने उपराला करके फ्लाइटा चलाइया और बहुत ही
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ और आज मैं बहुत खुश हाँ कि मैं वापस जलंधर जा रहा हूँ। और विदेशों में जो भारतवंशी रहते हैं, केंद्र सरकार ने उनके लिए एक और अहम फैसला लिया है। हम इसके बारे में आपको बता दें, वीजा और यात्रा पाबंदी में कुछ ढील दी गई है। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओआईसी यानी भारत के प्रवासी नागरिक जो कार्ड धारक हैं उनको भारत वापस आने की अनुमति दी है। इनमें से कुछ श्रेणी के लोग जो हैं वो वापस भारत आ सकते हैं। किस किस को अनुमति मिली है ये हम आपको समझाते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कि दरअसल किस किस को अनुमति मिली है। ऐसे छोटे बच्चे जिनका जन्म विदेश में और भारतीय नागरिकों के यहां हुआ है और जो ओआईसी कार्ड धारक हैं वो अब भारत आ सकते हैं। ऐसे ओआईसी कार्ड धारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात परिस्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं उनको भी अनुमति दी गई है। वो पति पत्नी जिनमें से एक यानी पति या पत्नी ओआईसी कार्ड धारक हैं और दूसरा भारतीय नागरिक है और उनका भारत में स्थायी निवास है, वो लोग भी भारत आ सकते हैं, उनको भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो ओआईसी कार्ड धारक हैं लेकिन जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हैं और वो भारत में ही रहते हैं, तो ऐसे लोग भी भारत में आ सकते हैं। तो ये अनुमति जो है इन लोगों को अनुमति मिली है और ये दरअसल एक सुकून की बात है जो लोग फंस गए उनके लिए। और अब आइए आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कोरोना को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स ग्राउंड जीरो से। फतेहपुर के किसान तरबूज और खरबूज की खेती करके कैसे इस दौर में भी लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि खेती जो है वो अभी भी करके खेती जब हम देख रहे हैं तमाम उद्योग धंधे बंद हैं, ऐसे में खेती जो है और किसान जो हैं वो एक उम्मीद जगा रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। फतेहपुर खरबूज और तरबूज की खेती के लिए मशहूर है। गंगा के कछार में बड़ी मात्रा में खेती होती है। इस लॉकडाउन में किसान के सामने थोड़ी चुनौती थी अपनी फसल को बेचने की, पर कई जागरूक किसान तरबूज और खरबूज बेचकर भी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। पहले हम लोग यही धान गेहूं की परंपरागत खेती करते थे, इसमें कोई खास वो नहीं होता था। हमारे गांव में ये रविशंकर जी थोड़ा मतलब इसमें कलिंदी वगैरह में, तो हम लोग इन्हीं को देख के किया तो आमदनी हम लोगों की दुगनी हो गई है धान गेहूं की अपेक्षा, इसमें लाभ ज्यादा है। ये किसान खेतों में काम करते समय 2 गज की दूरी का पूरा ख्याल रखते हैं। कई किसान ऐसे हैं जो नई विधि से खेती कर रहे हैं और उसका उन्हें लाभ मिल रहा है। कंबल से भी खेती करने में उत्पादन परम खेती की अपेक्षा ज्यादा है और आसान भी। इसमें खरपतवार का नियंत्रण रहता है और नमी भी बरकरार रहती है। खरबूज और तरबूज की खेती करने वाले किसान अब मिल्चिंग विधि और कोरोना से बचाव के तरीके अपनाते हैं, इसीलिए व्यापारी भी इनकी फसल को खरीदने आते हैं। लॉकडाउन के चलते कृषकों के लिए दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व आपदा राहत पैकेज की घोषणा से ये किसान बेहद खुश हैं। उन्नत खरबूजे और तरबूज की खेती कई किसानों का बड़ा आर्थिक सहारा बनी है। लॉकडाउन में भी खरबूज और तरबूज की मांग काफी है, इससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है। फतेहपुर ही नहीं, पड़ोस के कई जिलों तक यहाँ की फसल पहुँच रही है। हॉर्टिकल्चर में जो सब्जी है, फल है, इस तरह के प्रोडक्ट हैं, इनसे सरकार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है 2 गुनी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 3 गुनी 4 गुनी किसान अपनी आय कर सकता है और कर रहा है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, निसंदेह कमा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में जब प्रवासी मजदूर भी गांव पहुंच रहे हैं तो गांव में रोजगार के कई विकल्प तलाशने होंगे। फतेहपुर से संदीप श्रीवास के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुछ युवा गांव-गांव जा रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक राशन पहुंचा रहे हैं। शहरों में तो कई मददगार मिल जाते हैं पर गांव में इनकी तादाद कम है, इसलिए इन युवाओं ने कोरोना के समय में जो मदद का बीड़ा उठाया है वो वास्तव में जो है वो उम्मीद जगाने वाला है। देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के कुछ युवा गांव-गांव जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में रोजगार न था, इसीलिए राशन की दिक्कत थी। ऐसे में युवाओं की ये टीम
जरूरतमंद तक पहुंचती है और उन्हें राशन उपलब्ध कराती है। राशन उपलब्ध कराते समय कोशिश ये रहती है कि घर की चौखट पर ही राशन का थैला रख दिया जाए ताकि सेवा के साथ सुरक्षा भी रहे। हम लोगों के पास इतना फंड नहीं था कि हम लोग किट की व्यवस्था कर सके। जैसे ही हम लोगों ने 10 किटों की व्यवस्था की और लोगों को दिया तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग और ऐसे आ गए कि जिन्हें ज़रूरत थी। तो धीरे धीरे करके कुछ लोगों को हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की मदद करें ताकि हम लोग किट खरीद कर उन लोगों को दे सकें। जरूरतमंदों के चौखट तक राशन पहुंचा रहे इन युवाओं का कहना है कि हम पहले आपस में ही चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर जरूरतमंदों की लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद उनके घरों तक राशन पहुंचा देते हैं ताकि इस संकट की घड़ी में कोई भूखा न रहे। 5 से 8 किलो आटा थैली में भर के और एक किट में जिसकी कीमत लगभग 400 रुपये होती है, जिसमें 2 किलो दाल होती है, 2 किलो चावल होता है, 2 किलो शक्कर होती है, तेल होता है, 1 लीटर तेल होता है और चाय की पत्ती, राशन की मतलब जो जरूरत का सामान होता है उस किट में रहता है। गर्मी बढ़ गई है, ऐसे में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ेंगी, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में मदद करना एक और चुनौती है। युवाओं का जज्बा ही है जो लगातार बिना रुके बिना थके लोगों की मदद कर रहा है। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हर टोल प्लाजा के पास जो भी बसें पहुंचेंगी उन बसों में बैठे श्रमिकों का पूरा ख्याल रखा जाए। इसलिए लखनऊ इलाहाबाद टोल प्लाजा में श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कैसे, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह की इस रिपोर्ट में। शहरों से गांव जा रहे श्रमिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पर श्रमिकों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। श्रमिकों को खाना पानी की व्यवस्था कराई जाती है और धूप से बचने के लिए बैठने का इंतजाम भी है। श्रमिकों की बसों को जिले की सीमा में प्रवेश करते ही टोल प्लाजा पर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें लंच पैकेट दे दिए जाते हैं। जो ये लोग प्रवासी लोग यहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ बसों में आ रहे हैं और सवारियों में आ रहे हैं, तो उन सभी को रुकवा के यहाँ पे खाने की व्यवस्था करवाई जा रही है और पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो है प्रक्रिया जारी है। बड़े एहतियातन अच्छे तरीके से साफ करके खाना बनाया जाता है। हर आदमी ग्लव्स पहन के सर पे जो है बालों को कवर करके उस तरीके से खाना तैयार करके सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बैरिकेडिंग किया हुआ वहाँ पे और उसके हिसाब से खाना बना। बस से उतरते ही सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण होता है। यहाँ पर श्रमिकों के साथ वापस आ रहे उनके बच्चों के लिए मुफ्त 1 लीटर दूध प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। साथ ही फल और टॉफी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि बड़ों के साथ बच्चे भी भूखे न रहें। मेरा बच्चा भूखा है, इतनी दूर से हम आ रहे हैं, कहीं कोई दुकान खुली नहीं थी, भूखा प्यासा था, इसलिए यहाँ की दूध की व्यवस्था हो गई। इसलिए आप सरकार की वजह से हम लोग बहुत खाना बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं और जो भी खाना हमारे कारीगर बना रहे हैं, जो भी वितरित कर रहे हैं, उनको समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। सब्जी काटने वाले जो हमारे कारीगर लगे उनको सबको सैनिटाइज कराया जा रहा है और मास्क लगाया जा रहा है। हर तरीके से खाना देने वालों को भी दूर रहने की सलाह दी जा रही है। एक एक करके खाना दिया जा रहा है। अगर भीड़ आ भी जाती है तो हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा दूरी बना करके खाने को लें, जिसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवस्था में लगे हुए लोगों ने बताया कि खाना पानी देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। जान है तो जहान है, इसीलिए जरूरी है कि जिसको जहां मौका मिले वो मदद के लिए आगे आए, ताकि संकट की इस घड़ी में कोई भी अपने को अकेला न महसूस करे। और इस वक्त देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग और खास करके महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं जो हैं घर में किचन को संभाले हुए हैं और रोज रोज नई नई डिश बना रही हैं। और अब तो कई पुरुष भी जो हैं घर में गोलगप्पे बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप लॉकडाउन में तो आप किचन में ही घुसे रहिए, आप कुछ रचनात्मक भी कर सकते हैं। एक बहुत ही आपको प्रेरणादायी स्टोरी दिखाते हैं और दिल्ली की एक महिला है, उन्होंने कैसे इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया और कैसे एक अच्छे कॉज के लिए पैसा भी इकट्ठा किया, यानी समय का भी सदुपयोग किया और साथ साथ एक कॉज के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। कैसे किया ये सब, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
संकट के समय जितना जरूरी संयम है, उतना ये भी कि लोगों की मदद होती रहे। इसी का नतीजा है कि 2 घंटे के अंदर 33 लाख का फंड जुटाया गया। यह है आभा झा चौधरी, जिन्होंने रचनात्मकता और नवीनता को आपदा फंड जुटाने में उपयोग किया। कहने भी बना पाऊंगी इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन हाँ, ये जज्बा ज़रूर था कि जो मैं करूंगी वो बहुत खूबसूरत और बेहतरीन होगा। इसलिए मानवता का गहना जो है वो एक तरह से अच्छे काम की शुरुआत मेरे तहत हो और रहे इस लॉकडाउन के पीरियड में, ये सोच के मैंने ये कार्यक्रम को मन में लाया। आभा ने लॉकडाउन के खाली समय का सदुपयोग किया और हाथों से ही फैशन ज्वेलरी तैयार कर दी। इन आभूषणों को बनाने में रेशम के कपड़े, टसर यार्न, जूट, खादी के कपड़े, मोतियों का प्रयोग किया गया और फिर ऑनलाइन ज्वेलरी बेचनी शुरू की और कोविड-19 के इस दौर में नाम दिया ज्वेलरी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता का गहना। 2 घंटे के जूम क्लाउड ऑक्शन पे 33 लाख से भी ज़्यादा की रकम जो है वो पोलियो एरेडिकेशन के लिए हमें मिल पाया। रोटेरियंस ने, बहुत सारे हमारे बंधुओं ने इसमें अपना डोनेशंस दिया। पोलियो अभियान के लिए मदद के तरीका आउट ऑफ बॉक्स विचार था, जो मानवता का आधार बना और लोगों ने देखते ही देखते 33 लाख की हाथों से दस्तकारी की हुई ज्वेलरी खरीद ली। तो ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं थी, गहने नहीं थे, बल्कि मानवता के गहने थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं लॉकडाउन में और कोरोना संकट के बीच बाल सेना का संदेश। Hello everyone, I am Ashwar. Please don't go out unnecessary. Use mask whenever you go out. Sanitize your hands time to time. Stay home, stay safe. While going out, wear mask. Maintain social distancing. Stay home, stay safe. Jai Hind. Salute to Corona warriors. They are real hero of our life. Proud to be an Indian. Jai Hind. और आप जानते हैं कोरोना संकट के बीच भी हमने देखा कि कैसे अम्फन तूफान जो है उसने एक तरह से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा में काफ़ी तबाही मचाई। और आज प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर गए थे और दोनों राज्यों में जो कुछ नुकसान हुआ उसका उन्होंने जायजा भी लिया, किस तरह से क्या कुछ आगे इनको रीबिल्ड करना है वो भी देखा। हम ओडिशा की बात करते हैं तो चलते चलते अब आपको ओडिशा का एक नृत्य दिखाते हैं, किस तरह से एक गुरु ने अपनी तमाम शिष्याओं के साथ मिलकर कोरोना के दौर में, कोरोना के इस संकट के समय में कैसे डांस के माध्यम से एक संदेश दिया है और कैसे कोरोना को लेकर एक पूरा नृत्य रचा है। आप ये नृत्य देखिए और बच्चियों का नृत्य, साथ साथ गुरु के सानिध्य में उन बच्चियों का नृत्य देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आमोदीय जगन्नाथ विश्व ब्रह्मांडर, आमोदीय जगन्नाथ विश्व ब्रह्मांडर, आमोदीय जगन्नाथ रखिले रखिब सिए, तारिले तारिब सिए, रखि